हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। आज हम फिर से आपका फेवरेट सब्जेक्ट लेके आए हैं, दैट इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। और आई होप कि आपने इससे पहले वाला लेक्चर डेफिनेटली देखा होगा। इससे पहले वाले लेक्चर पे हमने डिस्कस कर रहे थे मॉड एंड काउंटर। सबसे लास्ट टॉपिक हमारा क्या था? मॉड एंड काउंटर। एसिंक्रोनस कैटेगरी पे हमने एसिंक्रोनस कैटेगरी में बात की थी। सबसे पहले आपने देखा था अप काउंटर एंड डाउन काउंटर। आई होप कि आप उसमें एक्सपर्ट हो चुके होंगे। अप काउंटर एंड डाउन काउंटर में आप सभी स्टेजेस में फ्रीक्वेंसी भी आपसे निकल जाएगी ना। एसिंक्रोनस काउंटर को आप हमेशा वेव फॉर्म से सॉल्व करेंगे। आई होप क्या हमें इतना अच्छे से पता होगा ना। इसके बाद हमने लास्ट में स्टार्ट किया था मॉड एन काउंटर। हमने एक एग्जांपल देखा था मॉड 5 काउंटर और मॉड 5 अप काउंटर। तो जहां हम मॉड 5 में 0 1 2 3 4 ये हमारे 4 आपके यूज स्टेट थे। जैसे ही 5 होता आपके सभी फ्लिप फ्लॉप क्या हो जाते? क्लियर हो जाते। ठीक है। अब अगर हमें कभी बोला जाता है कि हमें मॉड एन काउंटर डिजाइन करना है बट डाउन काउंटर के थ्रू डिजाइन करना है, ठीक है, तो चलिए अब हम मॉड एन काउंटर और वो डाउन काउंटर के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो कैसे हम डिजाइन कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट है मॉड एन। हमें मॉड एन काउंटर डिजाइन करना है। मॉड एन काउंटर हमें डिजाइन करना है, बट ये किसके थ्रू आपको डिजाइन करना है? बाय डाउन काउंटर। किसके थ्रू? बाय डाउन काउंटर के थ्रू। डाउन काउंटर के थ्रू। और ये डाउन कौन सी कैटेगरी का होगा? एसिंक्रोनस। दिस इज एसिंक्रोनस। ठीक है, एसिंक्रोनस के थ्रू हमें इसे डिजाइन करना है। ठीक है ना। सो चलिए अब अगर हम यहाँ बात करते हैं, या तो हम पहले से डिसाइड कर सकते हैं कि हमें मॉड 5 डाउन काउंटर ही डिजाइन करना है, या हम एक डाउन काउंटर ले लेते हैं और उसमें कोई मॉड एन कैसे डिजाइन कर सकते हैं इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक 3 बिट डाउन काउंटर यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, 3 बिट डाउन काउंटर मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है ना। सो चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे 3 बिट फ्लिप फ्लॉप हम एज्यूम करते हैं। क्या? 3 बिट फ्लिप फ्लॉप। सो अगर हम फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप ले लेते हैं, दिस इज नंबर 1। नंबर 1, ठीक है ना। नंबर 1, दिस इज फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप नाउ। ओके नाउ इसका हम कॉपी बना लेते हैं 2 और। सो ये आपका सेकेंड फ्लिप फ्लॉप, और हम एक और फ्लिप फ्लॉप ले लेते हैं। दिस इज योर थर्ड फ्लिप फ्लॉप। दिस इज योर थर्ड फ्लिप फ्लॉप। ठीक है नाउ सबसे पहले हम यहाँ क्लॉक दे देते हैं। सबसे पहले हम इनिशियल क्लॉक दे देते हैं। ये आपका क्लॉक है और आपको पता है ये एलएसबी फ्लिप फ्लॉप होगा, तो दिस विल बी T0। दिस विल बी T0 एंड T0 विल बी 1। यहाँ आपके पास Q0 है और यहाँ आपके पास Q0 का बार होगा। क्लियर नाउ नेक्स्ट आप देखते हैं, यहाँ आपके पास T1 होगा। दिस विल बी Q1 एंड दिस विल बी Q1 बार। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ आपके पास T2 है, यहाँ आपके पास Q2 है और यहाँ आपके पास Q2 बार है। एंड हियर T2 भी 1 होगा आपके पास, T1 भी 1 होगा। इतना हमें क्लियर है ना। अब अगर हम मॉड एन की बाद में बात करेंगे, डाउन काउंटर अगर हमें डिजाइन करना है तो डाउन आप एक्टिव, यहाँ पे आप एक्टिव हाई मीन्स पॉजिटिव एज ट्रिगर आप क्लॉक लेके चल रहे हैं। तो चलिए यहाँ भी हम पॉजिटिव एज ट्रिगर ले लेते हैं। तो डाउन मतलब ऊपर से नीचे कनेक्ट होगा एंड यहाँ डाउन मतलब ऊपर से नीचे कनेक्ट होगा। ठीक है, पॉजिटिव एज ट्रिगर। आप पॉजिटिव एज ट्रिगर से याद रख सकते हैं। तो ये हमारे पास डाउन काउंटर मिल चुका है। यहाँ यहाँ आपके पास Q0 है, ये आपके पास Q0 है, यहाँ हमारे पास Q1 है और यहाँ हमारे पास Q2 है। ये 3 आपके पास आउटपुट है। ठीक है ना। अब हमें इसे सबसे पहले, मैंने आपको इससे प्रीवियस क्लासेस में एक इम्पॉर्टेंट नोट करवाया था। क्या? कि जब भी हमें डाउन काउंटर डिजाइन करना है, हम हमेशा उसे सभी बिट हाई से इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे, और अगर हमें अप काउंटर डिजाइन करना है तो हम उसे सभी बिट को 0 से इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब ये जो ऑपरेट होने वाला है, ये ऑपरेट होगा आपके प्रीसेट के बार से। तो आपको इनिशियली प्रीसेट करना होगा। ये आपके पास प्रीसेट का बार है
और आपको इनिशियली प्री सेट करना होगा। ठीक है, इन देखेंगे मैं तीनों प्री सेट को अभी एक साथ ले लेता हूँ, इन तीनों प्री सेट को मैं एक साथ ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने इस प्री सेट बटन को और स्विच को यहाँ से बाहर निकाल लिया। ठीक है, ये आपका प्रीसेट से कनेक्टेड है, ये प्रीसेट से कनेक्टेड है, कुछ ऐसा। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, इस स्विच को प्रेस करेंगे, मतलब 0 देंगे। इन जनरल ये 1 होता है, जैसे ही हम प्रेस करेंगे यहाँ से 0 मिलेगा, तो ये तीनों प्रीसेट हो जाएंगे। मीन्स इनिशियली आउटपुट आपका क्या होगा, 1 1 1। तो अगर मैं यहाँ एक टेबल बनाता हूँ, अगर हम यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास Q2, Q1 एंड Q0 इनिशियल ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 1 1 से। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 1 1 से। और ये डाउन काउंटर है, तो डाउन काउंटर है तो क्लॉक 1 के बाद आपको क्या मिलेगा, 1 1 0 मिलेगा। क्लॉक 2 के बाद आपको क्या मिलेगा, 1 0 1 मिलेगा। क्लॉक 3 के बाद आपको क्या मिलेगा, 1 0 0 मिलेगा। क्लॉक 4 के बाद आपको क्या मिलेगा, 0 1 1 मिलेगा। क्लॉक 5 के बाद आपको क्या मिलेगा, 0 1 0 मिलेगा। क्लॉक 6 के बाद आपको क्या मिलेगा, 0 0 1 मिलेगा। क्लॉक 7 के बाद आपको क्या मिलेगा, 0 0 0 मिलेगा। और क्लॉक 8 में आपकी वैल्यू रिपीट हो जाएंगी 1 1 1। तो इनिशियल ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसे कहाँ से एक्चुअल पे इनिशिएट कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जनरली एक प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं 100% आपको एग्जामिनर यही देंगे, बट एग्जामिनर को भी हमेशा 1 1 1 से स्टार्ट करना चाहिए। बट आपको जब भी आपको इनिशिएट करना है, आप यहीं से इनिशिएट करेंगे। क्यों करते हैं, इसके भी कुछ रीजंस हैं ना। अब अभी ये आपका कंप्लीट डाउन काउंटर है, कंप्लीट डाउन काउंटर है। सो जैसे ही आप स्टार्ट, सबसे पहले ये स्विच को स्टार्ट करेंगे, ये 1 1 1 होगा। पहली क्लॉक में ये आपका 1 1 0 होगा, सेकेंड क्लॉक में 1 0 1, ऐसे चलते रहेगा। 7 क्लॉक के बाद 0 0 मिलेगा। 8 क्लॉक में फिर से आपके पास ये 1 1 1 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हमें यहाँ पे इनिशियल कौन कौन से स्टेट चाहिए, अगर सपोज हम यहाँ पे मॉड 6 काउंटर डिजाइन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें यहाँ पे मॉड 6 डाउन काउंटर डिजाइन करना है, मॉड 6 डाउन काउंटर, तो आपने n की वैल्यू क्या ले ली है, यहाँ पे 6 ले ली है। सो अगर हमें यहाँ पे मॉड 6 मीन्स n इज इक्वल टू आपको क्या लेना है, 6 स्टेट्स आपको चाहिए। कितने स्टेट चाहिए आपको, 6 स्टेट चाहिए। कौन कौन से स्टेट चाहिए, तो यहाँ हमें जो रिक्वायर्ड है, सबसे पहले आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 7 से स्टार्ट करेंगे। 7 के बाद आपको नेक्स्ट स्टेट 6 चाहिए। 6 के बाद नेक्स्ट स्टेट आपको 5 चाहिए। 5 के बाद नेक्स्ट स्टेट आपको 4 चाहिए। 4 के बाद नेक्स्ट स्टेट आपको 3 चाहिए। 1 2 3 4 5, अभी तक आपने 5 स्टेट लिए हैं। 3 के बाद नेक्स्ट स्टेट आपको 2 चाहिए, एंड 2 के बाद वापस नेक्स्ट स्टेट क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, 1 और 0 आपको नहीं मिलेंगे, यहाँ आपके पास 1 होता और यहाँ आपके पास 0 होता। तो हम यहाँ मॉड 6 काउंटर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो जैसे ही 1 होगा, जैसे ही 1 होगा, ये 1 कहाँ चले जाना चाहिए, जैसे ही 1 होगा 1 1 1 पे चले जाना चाहिए, और जैसे 0 होगा 1 1 1 पे चले जाना चाहिए। मतलब वो उसे प्री सेट कर देना चाहिए। और ये 1 1 1 और ये 1 1 1 का मतलब क्या होगा, दिस बोथ आर नथिंग बट प्री सेट। प्री सेट, ये क्या है आपके पास, प्री सेट। क्या है आपके पास, प्री सेट। क्लियर है इतना, ये क्या है आपके पास, प्री सेट। तो मुझे 7 6 5 4 3 2 ये 6 स्टेट्स चाहिए। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे ही इनिशियल आपने इसको प्रेस किया 1 1 1, अभी आपके पास आउटपुट पे है, अभी आपके पास आउटपुट पे है। जैसे ही आप क्लॉक 1 देंगे, जैसे ही हम यहाँ पे क्लॉक 1 देंगे, यू विल गेट हियर 1 1 0, यू विल गेट हियर 1 1 0। जैसे ही क्लॉक 2 देंगे, यू विल गेट हियर 1 0 1। जैसे ही क्लॉक 3 देंगे 1 0 0। क्लॉक 4, क्लॉक 5 देंगे तो आपको 2 मिल जाएगा। जैसे ही क्लॉक 6 देंगे आपको यहाँ पे ये नहीं मिलेगा। जैसे 0 0 1 होना चाहिए आपको, जैसे 0 0 1 होना चाहिए, कहाँ चले जाना चाहिए, 1 1 1 पे। या फिर अगर आपके पास 0 0 है तो कहाँ चले जाना चाहिए, 1 1 1 पे। आपके पास दो चॉइस थी, या तो आप सिर्फ इसी के लिए प्रीसेट में सेंड कर सकते हैं, या इन दोनों के लिए प्रीसेट पे सेंड कर सकते हैं। आपके पास दो चॉइस थी यहाँ पे, एक चॉइस सिर्फ 6 के लिए और एक चॉइस सिर्फ 7 के लिए। तो हमारे पास दो चॉइस है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ देखिए मैं लिखता हूँ, हमारे पास दो चॉइस थी।
तो अगर आप 6 के लिए सर्किट को प्रीसेट में भेजना चाहते हैं तो 6 और 7 पे आप देखेंगे, 6 में देखेंगे ये दोनों 0 0 है, मींस Q2 और Q1 0 0 है और कहीं भी ऊपर में 0 0 नहीं है। और आप 7 पे देखेंगे ये दोनों 0 0 है। तो आप 6 में देखेंगे 0 0 1 है और 7 पे 0 0 1 है। तो इनडायरेक्टली ये 6 क्लॉक की हम बात कर रहे हैं ना, 6 क्लॉक में, ठीक है। तो लॉजिकली ये आपका 1 है और ये आपके पास 0 है, ठीक है। सो 1 और 0 आपको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मतलब आपको उसके लिए फंक्शन बनाना है और उस फंक्शन को आपको किससे कनेक्ट कर देना है, प्रीसेट से कनेक्ट कर देना है। तो हम क्या इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। सो यहाँ पे अगर आप एक नैंड गेट ले लेते हैं, देखेंगे अगर आप यहाँ पे एक नैंड गेट ले लेते हैं तो ये नैंड गेट का आउटपुट आप जैसे 0 मिलेगा ये प्रीसेट हो जाएगा। अब ये कब आपको 0 मिलना चाहिए, जब Q2 0 हो और Q1 0 हो। जब Q2 0 हो और Q1 0 हो तो क्या मैं इसे Q2 के बाहर से दिस Q2 एंड हम इसे क्या Q1 के बाहर से कनेक्ट कर सकते हैं। सो जैसे ये दोनों 0 0 होंगे, 0 0 मीन्स 0 का बार होगा 1.1, 1 का बार 0, ये आपका प्रीसेट हो जाएगा। तो हम इसे किससे कनेक्ट कर देंगे, Q2 बार एंड Q1 बार से। अब आपके पास दो चॉइस थी, या तो आप यहाँ दो नॉट गेट लगाते या फिर आपके पास ये Q1 बार और Q2 बार भी डायरेक्टली अवेलेबल होता है। यहाँ से आपको Q2 बार मिल जाएगा और यहाँ से आपको Q1 बार मिल जाएगा। तो आप देखेंगे इससे पहले वाले डायग्राम पे भी, इससे पहले वाले क्लास में मैंने आपको वहाँ नॉट गेट लगाना बोला था, नॉट गेट की रिक्वायरमेंट होगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ कॉम्प्लीमेंट आउटपुट भी Q1 बार, Q2 बार, Q0 बार अवेलेबल होता है। सो डायरेक्टली आप कॉम्प्लीमेंट आउटपुट भी ले सकते थे। सो हम Q2 बार को कनेक्ट कर देते हैं एंड Q1 बार को कनेक्ट कर देते हैं बाय यूजिंग नैंड गेट। आप इसे प्रीसेट कर सकते थे, हम इसे प्रीसेट कर सकते थे। सो जैसे ही ये दोनों 0 0 होगा वो 6 में भी एग्जीक्यूट करेगा और 7 पे भी एग्जीक्यूट करेगा। कोई दूसरा बच्चा क्या करेगा यहाँ पे, कोई दूसरा बच्चा यहाँ पे क्या करेगा, Q2 बार, Q1 बार और ये 1 मीन्स Q0, ये तीनों को लेगा। बट आपको तीनों को लेने की जरूरत नहीं थी। तो अगर मैं इसके एग्जाम्पल देखूं, ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी थी, तो हमें क्या नहीं चाहिए था, हमें यहाँ पे क्या क्या नहीं चाहिए था और हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो देखेंगे हमें यहाँ पे Q2, Q1 एंड Q0, ठीक है, हमें यहाँ 1 स्टेट नहीं चाहिए, 1 0 1, और सॉरी हमें यहाँ क्या नहीं चाहिए था, ओके, हमें यहाँ पे 0 0 0 1 हमें नहीं चाहिए, 0 0 1 नहीं चाहिए एंड 0 0 0 नहीं चाहिए। दो स्टेट हमें नहीं चाहिए थे, ये दो नहीं चाहिए थे। तो इसका फंक्शन आप चाहें तो क्या लिख सकते थे, इसका फंक्शन आप Q2 बार, Q1 बार, Q0, और इसका फंक्शन आप क्या लिख सकते थे, Q2 बार, Q1 बार, Q0 का बार, ऐसा, ठीक है। अब आप इन दोनों का यहाँ दो चॉइस थी, ठीक है, या तो आप सिर्फ इसके लिए डिजाइन कर सकते थे या तो इन दोनों के लिए डिजाइन कर सकते थे। सो हमारे पास जो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन कोई बच्चा यहाँ ऐसा ले सकता था, इसे आप किससे कनेक्ट करते, प्रीसेट के बार से कनेक्ट करते, और ये अगर 0 होगा तो आपका वो प्रीसेट हो जाएगा। पहला ऑप्शन हम लेते हैं, यहाँ पे हम तीनों इनपुट ले सकते थे, ये आपके पास Q2 बार होगा। अब आप यहाँ Q2 लिख के यहाँ नॉट गेट नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि Q2 बार अवेलेबल है हमारे पास, आप चाहे वहां से ले सकते थे, अगर नहीं लेते तो आप यहाँ कॉम्प्लीमेंट लगा सकते थे, ठीक है। सेकेंड हम यहाँ पे Q1 बार को भी कनेक्ट कर सकते हैं और थर्ड Q0 को। आप देखेंगे जैसे ये 0 होगा तो 0 का बार 1, ये 0 होगा 0 का बार 1, और ये आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q0 is 1, तो 0 0 1 होगा। तो ये तीनों एंड गेट आपके 1 1 1 होंगे, एंड का आउटपुट 1 मिलेगा, नैंड का आउटपुट आपको 0 मिलेगा, ये पहली चॉइस। अब आप चाहें ये दोनों को कॉमन ले सकते थे, इन दोनों को कॉमन आप कैसे ले सकते थे, या तो आप चाहें तो के मैप से भी निकाल सकते थे, आप चाहें तो के मैप से भी निकाल सकते थे, आप चाहें तो के मैप से भी निकाल सकते थे। यहाँ आपके पास Q2 है, यहाँ आपके पास Q1 है, ये 0 है, ये 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, और यहाँ आपके पास 0 1। हमें क्या क्या नहीं चाहिए, 0 और 1, हमें 0 और 1 नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास 0 पे 1 होगा और 1 पे बाकी सभी आपके 0 0 0 होंगे, ये आपका के मैप होगा, ठीक है। आप इन दोनों के ग्रुप फॉर्म कर सकते थे,
ये आपका ग्रुप बनेगा, तो यहाँ जो फंक्शन मिलने वाला है वो क्या हो जाएगा, Q2 का बार, और यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, Q1 का बार। सो Q2 बार एंड Q1 बार, खाली आप इसको भी यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते थे। तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, हम यहाँ पे एक नैंड गेट ले सकते थे, और ये किससे कनेक्टेड है, ये आपके पास Q2 बार से कनेक्टेड है और ये आपके पास Q1 बार से कनेक्टेड है। तो दोनों में हम किसको प्रीफर करेंगे, दोनों में हम किसको प्रीफर करेंगे, इस सेकंड वाले को। क्यों, इसका साइज भी कम है और इससे आपके जो दोनों अनयूज्ड स्टेट है उन दोनों ही केस में प्रीसेट हो जाएगा। तो अगर हम सेकंड डायग्राम को यूज करते हैं तो देखेंगे, अगर यहाँ सेकंड डायग्राम को यूज करते हैं, ऑलरेडी मैंने वही यूज किया है, इससे आपका ये वाला अनयूज्ड स्टेट है और ये वाला अनयूज्ड स्टेट है, दोनों पे ही जैसे ही आप जाएंगे तुरंत आप कहाँ पहुंच जाएंगे, इस 7 पे पहुंच जाएंगे, 7 पे पहुंच जाएंगे। क्लियर है, आप कहाँ पहुंच जाएंगे, 7 पे पहुंच जाएंगे। क्लियर है, आप 7 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आप ऐसे डिजाइन कर सकते हैं। हमारे पास और भी चॉइस है डिजाइन करने के लिए। क्या चॉइस है, आप इस चीज को चाहें तो देख सकते हैं, इस चीज को आप चाहें तो देख सकते हैं, या इस डायग्राम को, अगर इस डायग्राम को हम ऐसा लिखना चाहें, फॉर एग्जांपल अगर इस डायग्राम को हम ऐसा लिखना चाहें, ये आपके पास यहाँ ये बबल हो गया, दिस इज योर Q2, और यहाँ आपके पास बबल हो गया, दिस इज योर Q1, और ये आपका एक नैंड गेट है। ठीक है, आप चाहे तो इसको क्या लिख सकते हैं, आपको पता है ये आपके पास बबल नैंड है, और बबल नैंड आपका और के बराबर होता है, बबल नैंड आपका और के बराबर होता है, तो आप ऐसा भी लिख सकते थे। और ये आपके पास Q2 है और ये आपके पास Q1 है। ठीक है, और आप इसको किससे कनेक्ट कर रहे थे, प्रीसेट के बार से, और आप इसको किससे कनेक्ट कर रहे हैं, प्रीसेट के बार से। ठीक है, तो आप यहाँ पे और गेट भी लगा सकते थे, बट हम हमेशा प्रीफर करते हैं नैंड गेट को। ठीक है, तो जस्ट मैंने एक और चॉइस बताई, तो आप इसके जगह ये गेट भी लगा सकते थे। तो इस पहले वाले डायग्राम पे हम यहाँ और गेट भी लगा सकते हैं। कैसे, आप चाहे तो यहाँ 0 0 को टारगेट कर सकते हैं, ये 0 होना चाहिए, जैसे कि ये 6 को, ये आफ्टर 6 क्लॉक 1 को आप क्या लिख सकते थे, 1 को आप क्या लिख सकते थे, 1 को हम ऐसा भी लिख सकते थे, देखेंगे Q2 प्लस Q1 प्लस दिस इज Q0 का बार। ठीक है, अगर ये आपका 0 0 1 होगा, सो 0 प्लस 1 का बाहर 0, तो आपको 0 मिलेगा, अदरवाइज 1 मिल जाएगा। तो आप चाहे तो इसे मैक्स टर्म के फॉर्म पे भी लिख सकते थे। सो ये मैक्स टर्म का फॉर्म है। ठीक है, और जो हमने डिजाइन किया वो मिन टर्म का फॉर्म है। तो हमारे पास दोनों चॉइस होती है, किसी भी सर्किट को आप मैक्स टर्म के फॉर्म से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और मिन टर्म के फॉर्म पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप ऐसा भी लिख सकते थे, या इसी चीज को आप क्या लिख सकते थे, Q2 का बार, Q1 का बार एंड Q0, आप ऐसा लिख सकते थे। बट हमने ये दोनों को कंबाइन किया, इन दोनों को कंबाइन करने से आपको क्या पता चला कि ये सिर्फ आपकी अगर 0 0 होगा, मीन्स Q2 और Q1 अगर 0 0 0 0 होगा, तो वो स्टेट आपको नहीं चाहिए। इसका मतलब आप इसे डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते थे, अब Q2 आपका 0 होना चाहिए प्लस Q1 आपका 0 होना चाहिए। तो 0 प्लस 0 होगा, उस केस में आपको कहाँ पे भेज देना है, 0 प्लस 0 होगा, उस केस में आपको प्रीसेट से कनेक्ट कर देना है। क्लियर दिस थिंग, क्लियर। तो कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं कि प्रीसेट में भेजना है, आप चाहे तो क्लियर पे भी भेज सकते थे, बट अगर क्लियर पे भेजते तो 0 0 0 मिलता, और 0 0 में 0 मिलता, तो ऑलरेडी 0 पे ये 0 0 है, तो उसकी डिज़ाइन डिफरेंट तरीके से हमें बनानी पड़ती। सो आपको वैसे डिज़ाइन नहीं बनानी है। जब भी आपको डिज़ाइन बनाना है डाउन काउंटर में मॉड एंड काउंटर, आप हमेशा प्रीसेट से डिज़ाइन बनाएंगे। ये प्रोटोकॉल फॉलो किए, दिस इज द एक्चुअल डिज़ाइन। रियल लाइफ में हम ऐसे ही डिज़ाइन करते हैं, डाउन काउंटर को प्रीसेट से इनिशिएट करते हैं और अप काउंटर को 0 से इनिशिएट करते हैं। तो आई होप कि नाउ मॉड एंड डाउन काउंटर आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कोई मॉड 5 बोलेगा, मॉड 4 बोलेगा, तो अगर मैं आपको यहाँ मॉड 4 बोलता, तो क्या आपको यहाँ पे 3 नंबर आप फ्लिप फ्लॉप लेने होते, नहीं लेने होते। मॉड 4 के लिए आप देखेंगे टोटल आपके पास 4 स्टेट होते मॉड 4 के लिए। कौन कौन से होते हैं आपके पास, मॉड 4 के लिए आप रिवर्स चलते। ठीक है, मॉड 4 के लिए अगर आप बात करें 0 1 2 3, तो 2 बीट में काम होता 3 2 1 0, 3 2 1 0। तो वहां पे आपके कोई भी स्टेट प्रीसेट से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं थी।
सो अगर 2 रेज़ टू पावर n के टर्म पे n की वैल्यू होती है, तो इफ n इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n, अगर ऐसा कुछ हो तो इस केस में कभी भी आपको इस एक्स्ट्रा सर्किट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, इस एक्स्ट्रा सर्किट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। क्लियर? अब अगर सपोज आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए, सर यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सर यहाँ पे सर फ्रीक्वेंसी क्या होगी। यहाँ अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी एट Q2, तो ये 100% एफ क्लॉक बाय जितना आपके पास डिवाइड बाय n था, n आपके पास कितना है 6, तो ये तो 100% यही मिलेगी। बट यहाँ हमें फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगी, दिस इज एफ ऑफ Q1, ये हमें निकालना है। और यहाँ हमें फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगी, एफ ऑफ Q0, ये हमें कितना मिलेगा, ठीक है, ये हमें कितना मिलेगा, ठीक है। तो मॉड 6 से आप चाहें तो वेव फॉर्म ड्रॉ करके निकाल सकते हैं। तो चलिए हम फिर से एक बार और वेव फॉर्म को ड्रॉ करते हैं और फिर हम यहाँ बात करेंगे। आई होप कि दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आप हमेशा मीन टर्म को लेके प्रोसीड करेंगे, आप इसे फॉलो करेंगे। और अगर कभी नैंड गेट को रिप्लेस किया गया, आई होप कि लॉजिक गेट में आप एक्सपर्ट है, तो जस्ट आप वहाँ क्या करेंगे, नैंड गेट को रिप्लेस कर देंगे किसी भी दूसरे गेट से, ठीक है। सो डाउन काउंटर में हमें मोस्ट ऑफ द टाइम आपको बबल नैंड गेट मिलेगा और अप काउंटर में आपको मोस्ट ऑफ द टाइम एंड गेट मिलेगा, सॉरी नैंड गेट मिलेगा। यहाँ बबल नैंड मिलेगा, वहां नैंड मिलेगा, बट ऐसा जरूरी नहीं है, जस्ट एक बेसिक मैंने बताया, ठीक है। क्योंकि जैसे ही आप ज्यादा नीचे आएंगे डाउन पे तो 0 0 को यूज करना होता है, और अप काउंटर में ऊपर जाएंगे तो 1 1 को यूज करना होता है। इसलिए यहाँ ये इन जनरल कॉम्प्लीमेंट वाला फंक्शन यूज होगा और अप काउंटर में इन जनरल ये आपका नॉर्मल वाला फंक्शन यूज होगा। इससे पहले वाले एग्जाम्पल को आप देख सकते थे, ठीक है। तो उससे एटलीस्ट एक हम आइडिया लगा लेते हैं कि वहां नैंड गेट लग रहा था और यहाँ बबल नैंड गेट लग रहा है, या फिर यहाँ और गेट भी आप लगा सकते थे, ठीक है। तो इसको आप चाहे तो रिप्लेस कर सकते थे और गेट से, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये यूजर के लिए एक्सेसिबल नहीं है, ये पॉइंट ये अंदर होता है बट यूजर के लिए नहीं है। अगर सपोज ऐसा है, यूजर के लिए Q1 Q0 और Q2 है, यूजर के लिए कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में फिर आपको यहाँ पे नॉट गेट लगाना पड़ेगा। बट इन जनरल कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल होता है, कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल है तो ये Q2 बार आप यहाँ से ले लेंगे और Q1 बार आप यहाँ से ले लेंगे। क्लियर ना दिस थिंग? मुझे लगता है अब हम एसिंक्रोनस में एक्सपर्ट हो चुके हैं। एसिंक्रोनस अप काउंटर, एसिंक्रोनस डाउन काउंटर, एसिंक्रोनस में मॉड एन अप काउंटर और एसिंक्रोनस में मॉड एन डाउन काउंटर। और मैंने एसिंक्रोनस में आपको पॉजिटिव एज ट्रिगर और नेगेटिव एज ट्रिगर के मिक्स क्लॉक के भी एक क्वेश्चन कराया है, जिसमें आपका एक रैंडम काउंटर डिजाइन हो रहा था, ठीक है। और लास्ट आपने सभी पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी निकालना भी देख लिया। अब हम एक लास्ट पॉइंट देखते हैं कि इस डाउन काउंटर में, मॉड 6 डाउन काउंटर में अगर कोई हमसे फ्रीक्वेंसी पूछता है तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। आप वेव फॉर्म से भी निकाल सकते हैं। क्या हम ट्रुथ टेबल से ट्राई करें निकालने का, क्या हम लॉजिक से ट्राई करें निकालने का? हम लॉजिक से भी ट्राई कर सकते हैं निकालने का। कैसे, चलिए देखते हैं। तो मैं आपको लॉजिक से यहाँ पे निकालना बताता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, Q2 है, Q1 है, Q0 है। आपका इनिशियल 1 1 1 था, 1 1 1 के बाद 1 1 0 है, देन 1 0 1 है, देन 1 0 0 है, देन 0 1 1 है, देन 0 1 0 है, एंड देन 0 0 1। आपके पास इतने स्टेट है और फिर आपका रिपीट हो रहा है 1 1 1, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे ये Q0 1 0 1 0 1 0 1 0 चल रहा है। इसका मतलब इस Q0 की फ्रीक्वेंसी तो आपकी जस्ट क्या होने वाली है, हाफ होने वाली है। अगर आप देखेंगे मॉड 6 था, बट अगर मॉड 5 होता तो ये स्टेट नहीं होता और ये 1 के बाद फिर 1 स्टार्ट हो जाता। इसका मतलब यहाँ आपको एक चीज समझ में आ गया कि अगर ऑड नंबर आप काउंटर है मॉड एन, या इवन नंबर आप काउंटर है, इवन नंबर में 0 1 0 1 0 1 ही चलते रहेगा, बट ऑड नंबर पे 0 1 0 1 0 1 चलेगा। जहां पे रुकेगा वो फिर से 1 पे रुका तो 1 रिपीट हो जाएगा, 0 पे रुका तो 0 रिपीट हो जाएगा। सो ये प्रॉब्लम आपको फेस हो सकती थी। तो अगर 0 1 0 1 0 1 कंटिन्यू चल रहा है, देखेंगे ये रिपीट हो गया, ये 0 1 0 1, इसका मतलब आप बोल सकते हैं 1 0 फिर 1 0 फिर 1 0, रिपीट चलते रहेगा और फिर से आप देखेंगे 1 आ गया,
और 110 के बाद 111 के बाद 110 होगा, ये आपका फिर से रिपीट हो गया। तो इसका जो टाइम पीरियड है 1 टाइम पीरियड 2 टाइम पीरियड, तो 2 टाइम पीरियड बार बार रिपीट हो रहा है। सो Q0 का जो टाइम पीरियड मिलने वाला है 2t मिलने वाला है। इसका मतलब जो वहां फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो हाफ मिलेगी। क्लियर? तो यहाँ आप चाहे तो लिख सकते हैं, यहाँ जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी मुझे वो मिलेगी f clock by 2। क्यों मिल रही है, रीजन क्लियर? अगर यही mod 5 होता तो नहीं मिलती, mod 5 में f clock by 5 मिल जाती, क्योंकि आपका सेम चीज रिपीट नहीं होता। तो आप ट्रुथ टेबल से भी डायरेक्टली बात कर सकते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ 2-1 है, 2-0 है, 2-1 है, फिर से 2-1 आ गया, तो रिपीट नहीं हो पाया 2-1, ठीक है। आप 1-1-0 को चेक कर सकते नहीं है, तो आप इन चारों को ले सकते हैं, 1-1-0-0, 1-1-1, ये भी रिपीट नहीं है। इसका मतलब यहाँ रिपीट आपको मिल नहीं रहा है। इसका मतलब पूरे के पूरे 6 स्टेट के बाद ही वो रिपीट होगा। इसका मतलब आप यहाँ कह सकते थे, क्या कह सकते थे, ये जो हमारा यहाँ पे 6 स्टेट मिल रहा है 1 2 3 4 5 6, इसके बाद ये रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आप चाहे तो पूरा टेबल 2 बार रिपीट करके चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं पूरा टेबल एक बार 2 बार रिपीट करके लिखता हूँ। आई होप कि इतना आपको क्लियर होगा। तो चलिए मैं इसे एक बार रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, हम इसे एक बार रिमूव कर देते हैं। नाउ हम पूरा टेबल एक बार फिर से बनाते हैं और उसमें 2 बार वैल्यू को रिपीट करेंगे। तो अब मैं आपको ऑलरेडी वेव फॉर्म से निकालना मैंने बता दिया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। यहाँ मैं आपको टेबल से निकालना बता रहा हूँ। ठीक है, सो हमारे पास देखेंगे Q2 है, Q1 है और Q0 है। ठीक है, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, 1-1-1 से। फिर आपको क्या मिला, 1-1-0 मिला। फिर आपको क्या मिला, 1-0-1 मिला। फिर आपको क्या मिला, 1-0-0 मिला। फिर आपको क्या मिला, 0-1-1 मिला। फिर आपको क्या मिला, 0-1-0 मिला। ठीक है, अब ये फिर रिपीट हो जाएगा। ऑलरेडी 16 मिल चुके हैं, यस। फिर हमें 1-1-1 मिला, फिर हमें 1-1-0 मिला, फिर हमें 1-0-1 मिला, फिर हमें 1-0-0 मिला, फिर हमें 0-1-1 मिला, फिर हमें 0-1-0 मिला। मैंने 2 बार रिपीट किया है। अब आप चेक कर सकते हैं, 2 बार रिपीटेशन से समझ में आ जाएगा कि कितना पीरियोडिक, कितने पॉइंट के बाद वो पीरियोडिक फंक्शन बन रहा है। आप इसको देखेंगे 1-0-1-0-1-0-1-0, ये कंटिन्यूअस चल रहा है। इसका मतलब इसका टाइम पीरियड सिर्फ इतना है। ये ब्लॉक आपका रिपीट हो रहा है, ये ब्लॉक आपका रिपीट हो गया, ये ब्लॉक रिपीट हो गया, ये रिपीट हो गया, ये रिपीट हो गया, ये रिपीट हो गया। एक का टाइम पीरियड कितना होता है t, तो ये 2 का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2t, और ये t क्या है, क्लॉक, 2 टाइम्स ऑफ t क्लॉक। क्लियर है? और ये आपके पास Q0 है, तो मैं यहाँ आंसर लिखता हूँ। सो अगर आपके पास f कोई Q0 पूछता है तो क्या हो जाएगा, f क्लॉक टाइम पीरियड अगर 2 टाइम है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 2 टाइम डिवाइड f क्लॉक बाय 2। सो फ्रीक्वेंसी f0 पे मिल चुकी है आपको, और ऑलरेडी मैंने यहाँ आंसर लिख दिया है, दिस f क्लॉक बाय 2। इतना आपको क्लियर है ना? अब चलिए हम सेकंड की बात करते हैं। ये आप देखेंगे ये कब रिपीट हो रहा है, ये 1-0 ऐसा तो नहीं है, ये 2-1-2-0। सो 2-1 के बाद 2-0, फिर 2-1 के बाद 2-1 मिल गया, मतलब ये भी रिपीट नहीं हुआ है। मतलब 1-1-0-0, ये 4 को अगर लें तो ये 4-1 आ गया, ये रिपीट नहीं है। आप 5 चाहे तो देख सकते हैं, 1-1-0-0-1, यहाँ 1-1-1 है तो 5 भी नहीं हो रहा है। अब आप 6 को ही लेंगे, 1-1-0-0-1-1, फिर 1-1-0-0-1। इसका मतलब ये जो ब्लॉक है 1-1-0-0-1-1, ये और ये आपका रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये कितने टाइम के बराबर है, क्लॉक के, 6t के बराबर है, 6t क्लॉक के बराबर है। ये आपका किसके बराबर है, 6 टाइम्स ऑफ t क्लॉक के बराबर है। ठीक है, 6 टाइम्स ऑफ t क्लॉक के बराबर है, ऐसा कुछ। ठीक है, सो अगर हम यहाँ बात करते हैं f ऑफ Q1, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ टाइम पीरियड अगर 6 टाइम है तो डेफिनेटली आपकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, f क्लॉक बाय 6 टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ट्रुथ टेबल से भी आपको निकालना सिखा दिया। नेक्स्ट अगर आप बात से कोई पूछता है f ऑफ Q0 क्या होगा, सॉरी f ऑफ Q2 क्या होगा, f ऑफ Q2 क्या होगा, तो ये इसको आप डायरेक्टली लिख सकते थे f क्लॉक बाय n। ठीक है, तो जो MSB फ्लिप फ्लॉप होता है, MSB फ्लिप फ्लॉप टोटल जितने स्टेट मिल रहे हैं उतने से आप डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ से भी निकाल सकते थे। यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। यहाँ से आप निकालेंगे तो ये 4-1 है, सो 4-1 के बाद क्या रिपीट है, नहीं। तो आप देखेंगे 1-1-1-1-0-0 देन 1-1-1-0-0, इसका मतलब ये आपका रिपीट हो रहा है और ये आपका रिपीट हो रहा है। क्या ये स्क्वायर वेव है, नहीं, 4 टाइम्स 1 है, 2 टाइम्स 0 है।
क्या ये स्क्वायर वेव है आपके पास? क्या ये आपके पास स्क्वायर वेव 212021 नहीं है? क्या ये स्क्वायर वेव है? यस, ये आपके पास स्क्वायर वेव था, ये आपके पास परफेक्टली स्क्वायर वेव बन रहा है, बट बाकी सब स्क्वायर वेव नहीं बन रहा है। ठीक है, तो कभी स्क्वायर वेव मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। हमें पीरियोडिक फंक्शन से मतलब है, पीरियोडिक 100% मिलेगा। जितना मॉड एनकाउंटर है उसके बाद तो रिपीट ऑलवेज होगा ही, 100% होगा ही। ठीक है, तो एफ Q2 क्या मिल जाएगा यहाँ? एफ क्लॉक डिवाइड बाय टाइम पीरियड किसके बराबर होगा? ये जो टाइम पीरियड है ये किसके बराबर होगा? 6 टाइम्स ऑफ टी क्लॉक के बराबर हो जाएगा। सो हमारा क्या हो जाएगी फ्रीक्वेंसी? एफ क्लॉक बाय 6। तो जस्ट मैंने आपको ट्रुथ टेबल से भी फ्रीक्वेंसी निकालना बताया। बहुत कम बच्चे हैं जो बीच की फ्रीक्वेंसी लॉजिक से निकाल पाते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मिस्टेक्स करते हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि नाउ दिस थिंग इज क्लियर। तो यहाँ जो आंसर आपको मिलने वाला है ये क्या है आपके पास? एफ क्लॉक बाय 6, एफ क्लॉक बाय 6। तो मैंने तीनों जगह फ्रीक्वेंसीज आपको निकाल के बता दिया। ठीक है, मैंने तीनों जगह फ्रीक्वेंसी आपको निकाल के बता दिया। ठीक है, अब आपको यहाँ वेव फॉर्म ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने कंप्लीटली वेव फॉर्म को रिमूव कर दिया किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ऐसा है जहां आपको वेव फॉर्म ड्रॉ करना पड़ेगा, जहां अगर हम 3 बीट का काउंटर लेते हैं सिंक्रोनस, और अगर उस 3 बीट काउंटर में कोई एक पॉजिटिव एज ट्रिगर है, कोई एक निगेटिव एज ट्रिगर है, और वो स्टैंडर्ड अप या स्टैंडर्ड डाउन नहीं बन रहा है, तो उस क्वेश्चन में सिर्फ आपको वेव फॉर्म ड्रॉ करना पड़ेगा। और वैसे क्वेश्चन बहुत रेयर केस में पूछे जाते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि अब आपकी R&D हो चुकी है एसिंक्रोनस काउंटर में। एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, चलिए। ठीक है, हम एक प्रॉब्लम लेते हैं और वहां हमें अब फ्रीक्वेंसी निकालनी है, हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो चलिए अगर हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, अगर हम एक प्रॉब्लम ले लेते हैं और इस प्रॉब्लम पे मैं बोलता हूँ, आपने भी मॉड 6 की बात की, अब अगर मैं बोलता हूँ मॉड 5 डाउन काउंटर है हमारे पास, मॉड 5 डाउन काउंटर है। ठीक है, तो मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो हमें निकालना है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ Q2, फ्रीक्वेंसी एट Q1 एंड फ्रीक्वेंसी एट Q0 क्या होगी, यहाँ क्या होगी, यहाँ क्या होगी। तो ये क्या हो जाएगी? एफ क्लॉक बाय एन। ये आपको फिक्स है, ये दोनों हमें नहीं पता, ये आपको निकालना होगा। एफ क्लॉक बाय ये हम निकालेंगे, और यहाँ एफ क्लॉक बाय ये हमें निकालना होगा। ठीक है, ये हमें निकालना होगा। ठीक है ना। नाउ यहाँ एन की वैल्यू आपको पता है, मॉड 5 का मतलब एफ क्लॉक डिवाइड बाय 5, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, मॉड 5 डाउन काउंटर को आप हमेशा क्या लिखेंगे? मॉड 5 डाउन काउंटर को आप हमेशा लिखेंगे 7 से स्टार्ट हुआ, 7 के बाद 6 पे गया। अब आपने 7 से क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि 5 स्टेट है। 5 स्टेट क्या 2 बिट के अंदर आएंगे? नहीं आएंगे। सो मिनिमम 3 बिट इज रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि मॉड 5 है, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि ये आपके पास मॉड 5 है। सो मॉड 5 के लिए 3 बिट इज रिक्वायर्ड, 3 बिट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि 2 बीट में मैक्सिमम आप कितने मॉड बना सकते हैं? मॉड 4 तक ही जा सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर 4 बीट ले लेते हैं। नहीं लेंगे यार, जब हमें मॉड 5 बनाना है तो अननेसेसरी हम 4 बीट क्यों लेंगे? क्लियर ना दिस थिंग? हमें मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स, मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स लेना है। तो 3 बीट इज रिक्वायर्ड, मतलब 3 फ्लिप फ्लॉप इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब 3 नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज रिक्वायर्ड। सो यहाँ सिर्फ एंड सिर्फ हमें कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे? यहाँ सिर्फ एंड सिर्फ हमें 3 नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप की ही रिक्वायरमेंट होगी। आई होप कि दिस थिंग इज क्लियर ना। अब चलिए, इसे वेव फॉर्म की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम डायरेक्टली इसे टेबल से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? हमें 7 के बाद 6 चाहिए, 6 के बाद 5 चाहिए, 5 के बाद 4 चाहिए, एंड 4 के बाद 1 2 3 4 स्टेट है 3 चाहिए, और 3 के बाद वापस आपको कहाँ आना है? 7 पे आना है। ठीक है, सो अगर आप यहाँ 2 पे आते, जैसे ही आप 2 पे आते तो 2 से कहाँ चले जाएगा? 7 पे चले जाएगा। तो 2 पे आप प्रीसेट पे सेंड कर देंगे, अगर सिर्फ 2 के लिए डिजाइन कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो 1 के लिए भी डिजाइन कर सकते हैं। 1 पे आएगा तो भी 7 पे भेज दीजिए, और 0 पे आएगा तो भी 7 पे भेज दीजिए। तो तीनों अनयूज्ड स्टेट कभी भी नहीं दिखेंगे, कभी भी आउटपुट में आएंगे तो तुरंत कहाँ चले जाएंगे? 7 पे चले जाएंगे। ठीक है, अब चलिए टेबल से हम फ्रीक्वेंसीज निकाल सकते हैं। यहाँ हमें Q2 मिल जाएगा, यहाँ Q1 मिल जाएगा, यहाँ Q0 मिल जाएगा।
अब देखेंगे मॉड 6 में एफ क्यू 0 आपको एफ क्लॉक बाय 2 मिला था ना मॉड 6 में। तो ऐसा नहीं कि यहाँ भी डिवाइड बाय 2 मिलेगा, ठीक है ना। तो कभी भी आप ये फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप एंड उसके बाद के जितने फ्लिप फ्लॉप हैं एक्सेप्ट एमएसबी फ्लिप फ्लॉप, ये आपका एमएसबी है, ये आपका एमएसबी है। एमएसबी का आंसर ही आप डायरेक्टली लिखेंगे, बाकी किसी का भी आंसर डायरेक्टली नहीं लिखेंगे। एलएसबी का आंसर कभी भी डायरेक्टली डिवाइड बाय 2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि कभी कभी डिवाइड बाय 2 होगा, कभी कभी डिवाइड बाय 2 नहीं होगा। जिससे कि इससे पहले मॉड 6 में डिवाइड बाय 2 मिला था, क्या यहाँ डिवाइड बाय 2 मिलेगा या नहीं मिलेगा, चेक करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसे 1 1 1 से, देन हमें मिल जाएगा 1 1 0, देन हमें मिल जाएगा 1 0 1, देन हमें मिल जाएगा 1 0 0, देन 0 1 1। अब ये फिर से रिपीट हो जाएगा। आप 2 बार लिख सकते थे 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 एंड 0 1 1, ठीक है। 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, तो 5 और 5 और ये रिवर्स ऑर्डर पे 7 6 5 4 3 7 6 5 4 3, तो ये आपके पास 7 है 6 है 5 4 3 7 6 5 4 3 रिपीट हो रहा है। अब आप चेक कर सकते हैं, अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन सा ब्लॉक रिपीट हो रहा है। आप देखेंगे 1 0 ठीक है, 1 0 ठीक है, बट यहाँ पे आपको 1 1 मिल गया, 1 1, तो ये रिपीट नहीं हुआ। आप अगर 1 0 1 को लेते हैं तो ये भी नहीं हुआ। 1 0 1 0 4 को लेते हैं तो 1 1 0 1, ये भी नहीं हुआ। तो अब आपको 5 लेना पड़ेगा, 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1। इसका मतलब ये वाला ब्लॉक ही यहाँ पे बार बार रिपीट होगा। इसका मतलब इसका जो टाइम पीरियड मिलने वाला है वो 5 टाइम्स ऑफ टी क्लॉक के बराबर मिलने वाला है। तो जब टाइम पीरियड 5 टाइम्स ऑफ टी क्लॉक है तो फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय 5 हो जाएगी। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ क्यू 0 क्या मिलेगा, एफ क्लॉक बाय 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मॉड 6 में आपको क्या मिल गया था, डिवाइड बाय 2 मिल गया था। तो कभी भी आप आंख बंद करके आंसर नहीं देंगे। ऐसा नहीं कि इनमें हो सकता है इसमें फ्रीक्वेंसी एफ क्लॉक बाय 5 हो, बट इसकी फ्रीक्वेंसी उससे ज्यादा ही होगी। आप चेक करेंगे हमेशा, यहाँ देखेंगे 1 1 0 0 क्या रिपीट हो रहा है, 1 1 1 0 नहीं हुआ, तो 5 को ही लेना पड़ेगा। 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1, यहाँ भी कोई चॉइस नहीं थी। सो यहाँ आपको 1 1 0 0 1 और यहाँ आपको 1 1 0 0 1, यही आपको रिपीट हो रहा है। इसका मतलब यहाँ फिर से आपको क्या मिल रहा है, 5 टाइम्स ऑफ टी क्लॉक। इसका मतलब यहाँ भी एफ क्लॉक बाय 5 और यहाँ भी एफ क्लॉक बाय 5, मीन्स तीनों ही पोजीशन पे एफ क्लॉक बाय 5, बट तीनों की जो वेव फॉर्म है वो डिफरेंट होगी। तो अगर कोई Q0 की वेव फॉर्म ड्रॉ करता है तो Q0 की वेव फॉर्म क्या होगी, देखेंगे स्टार्टिंग 0 थी, ये आपके पास 1 है, फिर आपके पास 0 है, फिर आपके पास 1 है, फिर आपके पास 0 है और फिर आपके पास 1 है, ऐसा। ये आपके पास 5 स्टेट है। फिर वहां फिर से 1 मिलेगी, फिर यहाँ से आपको ये आपका रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा, फिर यहाँ से ये आपको 1 मिलेगा, 1 0 1 0 ऐसा आपको मिलेगा। तो जस्ट ये आपका पहला, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज 5, ये वेवफॉर्म बार बार रिपीट होगी, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ऐसा कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम यहाँ Q1 को रिप्रेजेंट करें तो Q1 कैसा दिखेगा, 2 बार 1 फिर 2 टाइम 0, स्टार्टिंग आप कहीं से भी किए हो, सो 2 टाइम 1 देन 2 टाइम 0 ऐसा, और उसके बाद फिर से एक बार 1, फिर से एक बार 1, ये आपको मिलेगा ऐसा, और ये ब्लॉक फिर से रिपीट होगा ऐसा। क्लियर नो दिस थिंग। तो फिर से आपके पास 1 1 था, तो यहाँ से फिर से 2 टाइम्स 1 ऐसा आपको मिलेगा। सिमिलरली अगर आप Q2 को ड्रॉ करते हैं तो इनिशियली आई डोंट नो क्या था, Q2 आपको क्या मिल जाएगा, ये आपके पास 4 टाइम 1 एंड देन 0 और 4 टाइम 1 देन 0, और यहाँ भी जो आपको मिलने वाला है ये आपके पास 5 टाइम्स ऑफ टी क्लॉक मिलने वाला है। ये तो आपने पहले ही निकाल लिया था, बट आप यहाँ से भी निकाल सकते थे, एफ क्लॉक बाय 5। तो यहाँ आपको 4 टाइम 1 एंड 1 टाइम 0, सो यहाँ आपको 1 2 3 4 टाइम 1 एंड 1 टाइम 0, और फिर आपके पास ये 4 टाइम 1 एंड 1 टाइम 0 ऐसा आपको मिल जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ जो आपका पॉजिटिव का परसेंटेज है, यहाँ 4 टाइम्स है, 80% पॉजिटिव एंड 20% 0। यहाँ आपके पास दिस 40 एंड दिस 60% पॉजिटिव, 40% 0। यहाँ 20 20 20 60% पॉजिटिव एंड 40% 0, ठीक है। तो वेव फॉर्म तीनों की अलग अलग होगी, बट तीनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी।
आई होप कि नाउ दिस थिंग इज क्लियर। ठीक है, तो आपसे अगर कभी भी हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, कभी भी अगर हम आपसे फ्रीक्वेंसी की बात करें किसी भी कैटेगरी के एसिंक्रोनस काउंटर के बीच में, तो भी आप आराम से टेबल ड्रॉ करके निकाल लीजिए, आपके वेव फॉर्म ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैंने आपके सभी एग्जांपल पे वेव फॉर्म को कम्प्लीटली फ्री कर दिया, कभी भी वेव फॉर्म की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? आपको अप काउंटर पहचानना आना चाहिए, डाउन काउंटर पहचानना आना चाहिए। अगर हम आपको डायरेक्टली ये सर्किट दे दें और पूछे ये क्या है, तो मॉड कितने मॉड एन काउंटर है, तो आपको इसे देख के पहचानना आना चाहिए। अब डिजाइन करना सीख गए तो रिवर्स तो हमें बहुत आसानी से आ जाएगा। तो अगर ये दिया जाएगा तो सबसे पहले अप है कि डाउन है, आप इस पे फोकस करेंगे और उसके बाद फिर कौन कौन से स्टेट मिलेंगे और कब ये जीरो हो जाएगा, मीन्स या प्री सेट हो जाएगा, कब कौन सा स्टेट नहीं मिलेगा। तो जितने भी स्टेट्स मिलेंगे आप वहां से लिख सकते हैं कि हमें इतने मॉड एन स्टेट्स मिल रहे हैं, तो इतने मॉड एन काउंटर होगा, कितने एन स्टेट्स मिले उतना मॉडर्न काउंटर होगा। क्लियर? एक एग्जांपल मैं और लेता हूं। ठीक है, आई होप कि आपसे बन जाएगा ना। चलिए एक एग्जांपल हम और लेते हैं अप काउंटर की, और अप काउंटर में आपसे पूछता हूं कि फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आपको एक और प्रॉब्लम देता हूं और इस प्रॉब्लम पे मैं बोलता हूं अगर हमारे पास मॉड 6 अप काउंटर है, हमारे पास मॉड 6 अप काउंटर है। ठीक है, ये हमारे पास मॉड 6 अप काउंटर है, तो आपको सभी की फ्रीक्वेंसी निकालना है। फ्रीक्वेंसी एट Q2, फ्रीक्वेंसी एट Q1 एंड फ्रीक्वेंसी एट Q0। मैंने 3 फ्लिप फ्लॉप क्यों लिए? क्योंकि यहाँ पे मॉड 6 है, तो फ्रीक्वेंसी एट एफ Q2 पे कितनी मिल जाएगी? ये तो फिक्स है, एफ क्लॉक बाय 6, क्योंकि मॉड एन की वैल्यू कितनी है? 6। ये आपके पास MSB है। तो MSB फ्लिप फ्लॉप की फ्रीक्वेंसी आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? कैसे निकाल सकते हैं? आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे, ये कितना हो जाएगा? डिवाइड बाय n, और n आपके पास कितना है? 6। तो दिस इज एफ क्लॉक बाय 6। ठीक है, बट फ्रीक्वेंसी एट Q1 एंड फ्रीक्वेंसी एट Q0 क्या होगा? इसके लिए आपको ट्रूथ टेबल से आप निकाल सकते हैं। वेव फॉर्म में टाइम लगेगा तो बेटर है आप किससे निकाल लीजिए। दिस इज Q2, Q1, Q0। जो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कौन कौन से स्टेट्स मिलेंगे। सो अप है मतलब 0 से स्टार्ट होगा, 0 के बाद 1 मिलेगा, 1 के बाद 2 मिलेगा, 2 के बाद 3 मिलेगा, 3 के बाद 4 मिलेगा, 4 के बाद 5 मिलेगा, और 5 के बाद 0 मिलेगा। तो 1 2 3 4 5 6 स्टेट आपको मिल रहे हैं। तो आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? 0 0 0 से, देन 0 0 1 से, देन 0 1 0 से, देन 0 1 1 से, देन 1 0 0 से, देन 1 0 1 से, देन 1 1 0 से, देन 1 1 1 से। क्या ये मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो 5 के बाद आगे आपको ये दोनों स्टेट्स आपको नहीं मिलेंगे। तो 5 के बाद क्या होगा? रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो 5 के बाद फिर से 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 एंड 1 0 0 एंड 1 0 1, फिर से आपका रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। बट हमारा काम इतने में हो जाएगा। यस, तो आप 2 बार जस्ट उसे लिख सकते हैं, इसमें आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो देखेंगे यहाँ 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, इसका मतलब ये पीरियोडिक है आफ्टर 0 1 0 1 0 1 0 1 एंड 0 1। तो मैंने बोला था अगर ये E1 है, अगर ये E1 है तो यहाँ पे आपको पहले वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट डिवाइड बाय 2 में आंसर मिल जाएगा। बट रटना नहीं है, एग्जाम पे आप ऐसे ही निकालेंगे, है ना। जस्ट मैंने बताया, एनालिसिस करके मैंने बताया। तो यहाँ जो टाइम पीरियड होगा, अगर आप इसे T ऑफ Q0 का टाइम पीरियड बोलते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ T क्लॉक। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? तो फ्रीक्वेंसी हमें इस Q0 की मिल चुकी है, क्या हो जाएगी? एफ क्लॉक बाय 2। क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? एफ क्लॉक बाय 2 हो जाएगी ना। अब आप सेकंड पे देख सकते हैं 0 0 1 1, तो ये चारों को कम से कम लेना होगा। 0 0 0 तो नहीं हुआ, 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0, यहाँ आपके पास ये एक पूरा ब्लॉक ये आपके पास रिपीट होगा जी। मतलब फिर से आपके पास यहाँ से ये क्या हो चुका है? आप इसे क्या बोलेंगे? दिस T ऑफ Q1 एंड ये आपका 6 टाइम्स ऑफ T क्लॉक के बराबर है। सो एफ ऑफ Q1 आपको क्या मिल रहा है? एफ क्लॉक बाय 6, क्योंकि टाइम पीरियड आपको 6 टाइम के बराबर मिल रहा है। सिमिलरली आप इसको चेक कर सकते हैं 4021 4021। तो ये 4021 ये ब्लॉक बार बार रिपीट होगा।
ये ब्लॉक बार बार रिपीट होगा। इसका मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होने वाली है, यहाँ पे टाइम पीरियड आपका टी ऑफ Q2 मिलेगा 6 टाइम्स ऑफ टी क्लॉक के बराबर। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डिवाइड बाय 6, ऑलरेडी हमने ये लिख लिया है। ठीक है, तो ये तो हमेशा डिवाइड बाय एन होगा। ये वाला कभी कभी डिवाइड बाय एन पे भी जाएगा, कभी कभी डिवाइड बाय 2 पे भी जाएगा, और बीच वाला जनरली आपका देख रहे हैं डिवाइड बाय 6 में ही जा रहा है, मीन्स डिवाइड बाय एन पे ही जा रहा है। बट आप रट के आंसर नहीं देंगे, आप हमेशा आंसर निकाल के ही देंगे। तो अप काउंटर हो या डाउन काउंटर हो, आई होप कि हम बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि हम बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, हम बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए एक प्रॉब्लम मैं यहाँ पे और लेता हूँ। ठीक है, हम यहाँ पे एक प्रॉब्लम लेते हैं, एक फ्लिप फ्लॉप लेते हैं। चलिए, ठीक है ना, एक काउंटर लेते हैं एसिंक्रोनस। ठीक है, और मैं बात करता हूँ 4 बिट की। इस बार हम बात करते हैं 4 बिट की। ठीक है, अब सोच रहे होंगे कि सर आप 4 बिट क्यों नहीं करा रहे हैं। चलिए, ठीक है, अब हम यहाँ बात करते हैं 4 बिट की। ठीक है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज नंबर 3 एंड एक और फ्लिप फ्लॉप ले लेते हैं यहाँ पे 4 फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, कितना मैंने फ्लिप फ्लॉप ले लिया यहाँ पे, 4 फ्लिप फ्लॉप। ठीक है ना, सो यहाँ हम निगेटिव एज ट्रिगर की बात करते हैं। चलिए, ये आपका निगेटिव एज ट्रिगर क्लॉक होगा, यहाँ निगेटिव एज ट्रिगर क्लॉक होगा, यहाँ निगेटिव एज ट्रिगर क्लॉक होगा, और यहाँ निगेटिव एज ट्रिगर क्लॉक होगा। ठीक है, यहाँ हम आपकी ओरिजिनल क्लॉक देते हैं, ये आपके पास क्लॉक है। ठीक है, तो इसको आप T0 नाम देंगे, दिस इज Q0 एंड दिस इज Q0 का बार। आप इसे बोलेंगे फ्लिप फ्लॉप नंबर 0। एग्जाम पे या अगर कोई किसी एग्जाम पे MCQ, मोस्टली अब आपकी यूनिवर्सिटी पे भी किसी भी कॉम्पिटिटिव पे हम MCQ क्वेश्चन ही ज़्यादा देते हैं, तो वो इसे फ्लिप फ्लॉप नंबर 0 बोल देंगे, इसे फ्लिप फ्लॉप नंबर 1 कह देंगे, इसे फ्लिप फ्लॉप नंबर 2 कह देंगे, और इसे फ्लिप फ्लॉप नंबर 3 कह देंगे। उनकी इच्छा है वो क्या कहना चाहते हैं। इसे 1 2 3 4 भी कह सकते थे, बट मैंने इसको 0 लिया है तो मैंने इसको भी 0 ले लिया है। T0 की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, यहाँ आपके पास T1 हो जाएगा एंड T1 इज 1। यहाँ हमारे पास Q1 है और यहाँ हमारे पास Q1 का बार है। नेक्स्ट यहाँ हमारे पास T2 है एंड T2 की वैल्यू भी मैंने 1 ले लिया, यहाँ आपके पास Q2 है और यहाँ हमारे पास Q2 का बार है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास T3 है एंड T3 की वैल्यू भी 1 है, यहाँ हमारे पास Q3 है और यहाँ हमारे पास Q3 का बार है। ठीक है ना, अब आप देखेंगे मैं चाहता हूं, ठीक है, चलिए हम इसे डायरेक्टली ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसको Q0 से कनेक्ट करते हैं, अगर हम इसे Q1 से कनेक्ट करते हैं, हम इसे Q2 से कनेक्ट कर दें, ये हमें गिवन है। ठीक है, ये हमें गिवन है। सबसे पहले आप इसे देखेंगे, ये आपका रिवर्स क्वेश्चन है कि मैं आपको एक डिजाइन की हुई सर्किट देने वाला हूं और पूछूंगा ये क्या है। ठीक है, तो डिजाइन करना हमने सीख लिया है, अब मैं आपको एक डिजाइन करके सर्किट दूंगा और पूछूंगा क्या है। तो सबसे पहले क्या हम इसे देख के बता सकते हैं, अप काउंटर है कि डाउन काउंटर है। आपको पता है कि नीचे से ऊपर कनेक्ट होता है तो अप होता है, ऊपर से नीचे होता है तो डाउन होता है, बट ये ऊपर से नीचे निगेटिव एज ट्रिगर्ड है, इसका मतलब ये आपका अप काउंटर होगा। तो हमें ये क्लियर हो गया कि ये अप काउंटर है। अप काउंटर में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ हम एक क्लियर लगा देते हैं, यहाँ हम क्लियर लगा देते हैं, यहाँ हम एक क्लियर कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ हम एक क्लियर कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इन सभी क्लियर को हम एक साथ यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं, कुछ ऐसा। ठीक है, सभी क्लियर को हम यहाँ एक साथ कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ। ठीक है ना, यहाँ हम एक नैंड गेट ले लेते हैं। कौन सा गेट ले लिया मैंने, नैंड गेट ले लिया। क्या ले लिया, नैंड गेट ले लिया। ठीक है, मैंने नैंड गेट ले लिया और इसको मैं कनेक्ट करता हूं, देखेंगे इसको मैं कनेक्ट करता हूं, इस पहले वाली वैल्यू को मैं कनेक्ट करता हूं यहाँ, हम इसे ले लेते हैं इस Q1 से। मैंने इसको कनेक्ट कर दिया इस Q1 से। ठीक है, Q1 से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इसे आपको फिर नीचे करना पड़ेगा। चलिए, तो हमने इसको कनेक्ट कर दिया अभी Q1 से। ठीक है ना, कनेक्ट करेंगे। अब अगर हम इसे ले लेते हैं यहाँ से Q2 से भी, चलिए ले लेते हैं, और Q2 को मैं कॉम्प्लीमेंट कर दूंगा। ठीक है, Q2 को मैं कॉम्प्लीमेंट कर देता हूँ, कुछ ऐसा, ये आपके पास Q2 हो गया। ठीक है,
और Q1 जो आपने लिया था, Q1 जो आपने लिया है, ठीक है, इस Q1 को मैं क्या करने वाला हूँ देखेंगे, इस Q1 को एज इट इज मैं लेके आता हूँ और इसे कनेक्ट करता हूँ एज इट इज ऐसा, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, Q3 को भी डायरेक्टली कनेक्ट कर देता हूँ। ये आपके पास Q3 है, Q3 को हम डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं कुछ ऐसा, ठीक है। और मैं पूछता हूँ ये क्या है, दिस इज मॉड एन काउंटर, ये मॉड एन काउंटर है, ठीक है। सो एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आपको इसका आंसर बताना है कि सर ये मॉड एन मीन्स मॉड 5, मॉड 6, मॉड 7, कोई भी मॉड एन अप काउंटर होगा या डाउन काउंटर होगा। तो सबसे पहले याद रखेंगे, इस क्लियर को देख के कभी नहीं बताएंगे कि सर क्लियर से कनेक्टेड है तो अप होगा, प्रीसेट से कनेक्टेड है तो डाउन होगा। वो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, बट एग्जामिनर यहाँ पे मिस्टेक्स करके आपको दूसरे प्रोटोकॉल के थ्रू क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है। बट वो एक जनरल प्रोटोकॉल्स होता है, आप हमेशा इसको देख के बताएंगे अप है कि डाउन है। तो सबसे पहला टारगेट अप है या डाउन है। तो आप देखेंगे ऊपर से नीचे कनेक्टेड है, बट ये आपका नेगेटिव एज ट्रिगर। आप दोनों मत याद रखिए, मैं रिकमेंडेड करता हूँ एक याद रखिए। तो आप इसको एग्जाम पे चेंज कर दीजिए। तो अगर एग्जाम पे आता तो आप एग्जाम पे क्या करते, ये बबल आपका Q मतलब ये Q0 बार से कनेक्टेड है, तो Q0 बार से आप ये पॉजिटिव एज ट्रिगर के जैसे कनेक्टेड है ऐसा, आप इसे ऐसा लिख सकते थे, आप इसे ऐसा लिख सकते थे। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। इसको हटा के आप, इसका मतलब ये है आपने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो पहले वाले को निगेटिव है पॉजिटिव कोई, तो नीचे से ऊपर है, इसका मतलब अप काउंटर है। तो हमें ये पता चल गया कि इसका आंसर क्या होने वाला है, अप काउंटर होने वाला है। क्या होने वाला, अप काउंटर होने वाला। अब आप देखेंगे स्टार्टिंग कर देते हैं 0 से, तो क्या 0 मुझे मिलेगा, यस। 0 के बाद क्या 1 मुझे मिलेगा, यस। 1 कैसे मिलेगा, ये 0 0 0 1। अब देखेंगे क्लियर कब होगा, क्लियर कब होगा, मैं यहाँ देखिए लिखता हूँ, दिस इज Q3, दिस इज Q2, दिस इज Q1 एंड दिस इज Q0, दिस इज Q0, ठीक है। अब आप देखेंगे ये क्लियर कब होगा, आप ये किससे कनेक्टेड है, Q3, Q3 को 1 होना कंपलसरी है, ठीक है। ये सेकेंड कनेक्टेड है Q2, Q2 को 0 होना कंपलसरी है, एंड दिस इज Q1, Q1 को 1 होना कंपलसरी है। तो 1 0 1, जैसे ये 1 0 1 पहुंचेगा, और ये कुछ भी हो, दिस कैन बी एनीथिंग। सो जैसे ये 1 0 1 पे पहुंचेगा ये क्लियर हो जाएगा, मतलब 1 0 1 0 पहले आएगा या 1 0 1 1 पहले आएगा। इन दोनों में 1 0 1 0 और ये 1 0 1 1, सो हमारा 1 0 1 0 पहले आएगा। तो जैसे ही 1 0 1 0 पे आप पहुंचेंगे वो क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब ये आपका 10, तो 10 आपको नहीं मिलेगा, मतलब आपको क्या मिलेगा, 0 के बाद 1 मिलेगा, 1 के बाद 2 मिलेगा, 2 के बाद 3 मिलेगा, 3 के बाद 4 मिलेगा क्योंकि ये अप काउंटर है, 4 के बाद 5 मिलेगा, 5 के बाद 6 मिलेगा, 6 के बाद 7 मिलेगा, 7 के बाद 8 मिलेगा, 8 के बाद 9 मिलेगा, 9 के बाद 10 नहीं मिलेगा। सो 9 के बाद जैसे ही 10 आएगा वो 10 को वो क्या बना देंगे, 0 बना देंगे और क्लियर हो जाएगा। तो टोटल आपको कितने स्टेट मिल रहे हैं, 10 स्टेट्स मिल रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, मॉड 10 और अप काउंटर, ये इसका आंसर होगा, मॉड 10 अप काउंटर। बहुत सिंपल है। तो अगर हमें ऐसे क्वेश्चन दिए जा सकते हैं या यहाँ पे कुछ और बड़ी सर्किट भी दी जा सकती है, तो आप उसे सिंप्लीफाई करके जस्ट ये निकालेंगे कि कौन सी वैल्यू पे वो क्लियर हो रहा है, फर्स्ट कौन सी वैल्यू पे, या कितनी कौन सी वैल्यू पे क्लियर हो रहा है, उनमें जो सबसे लोवेस्ट होगी, क्योंकि अप काउंटर में जो लोवेस्ट वैल्यू है वो सबसे पहले आएगी, वो सबसे पहले आएगी। क्लियर है ना। तो आप चाहे तो मीन टर्म निकाल सकते थे। ये जो भी फंक्शन है, अगर आप इसे एक फंक्शन बोलते हैं, अगर आप इसे इस बबल को, तो ये इस बबल को मैं यहाँ से उठा के यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, ये एंड है। तो यहाँ आप देखेंगे क्या हो जाता, आपके पास 1 होता, 0 होता, 1 होता, डोंट केयर। तो यहाँ पे मीन टर्म 2 ही मिलते। कौन कौन सा मीन टर्म मिलता आपको, एक 10 मिलता और एक 11 मिलता। तो 2 मीन टर्म है, मैं लोएस्ट को ले लिया क्योंकि अप काउंटर है। मान लेते हैं एक बड़ी सर्किट होती, तो बड़ी सर्किट में मान लेते हैं 6 मिन टर्म मिलते, तो 6 मिन टर्म में जो लोएस्ट मिन टर्म होता वो पहले आता और उसमें वो क्लियर हो जाता। सो लोएस्ट को आप कंसीडर कर सकते थे। ठीक है, आई होप कि आप इसे बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ किसी को भी कोई भी अब इशू होना चाहिए। ठीक है, किसी को भी कोई यहाँ पे इशू होना चाहिए।
ठीक है, किसी को भी यहाँ कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अभी हमने क्या डिस्कस किया, हमने मॉड एंड काउंटर बाय द डाउन काउंटर, ठीक है, एसिंक्रोनस कैटेगरी पे जस्ट हमने एक मॉड एन काउंटर लिया डाउन कैटेगरी का, और हमने देखा कि आप इसको मॉड एन में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ लॉजिक गेट क्या होगा, तो इन जनरल जब आप नीचे आएंगे तो जीरो को फोकस हमें करना पड़ता है। किसको फोकस करना पड़ता है? जीरो को फोकस करना पड़ता है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, वो भी आसान है। ठीक है, तो जीरो को फोकस करने के लिए आपका वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट फॉर्म पे आएगा, आप चाहे तो और गेट भी लगा सकते थे। कुछ लोग इसे मैक्स टर्म के फॉर्म पे भी रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग इसे ऐसा भी लिखते हैं, बट हम उसे मेन टर्म से ही हमने क्या कर दिया, प्री सेट कर दिया। ठीक है, हमने उसे मेन टर्म से ही प्री सेट कर दिया। अब कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म पे ले लीजिए, आसान है। तो इसके बाद आपने देखा यहाँ कितने स्टेट्स पॉसिबल है, इसे आप क्लियर कैसे प्री सेट कैसे कर सकते हैं, उसके और हमारे पास अल्टरनेट क्या क्या पॉसिबल्स थे। ठीक है, फिर आपने देखा सभी पोजीशन पे फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाएगी, मैंने आपको ट्रुथ टेबल से फ्रीक्वेंसी निकालना बताया। ठीक है, और मैंने वेव फॉर्म ड्रॉ करके भी बताया एग्जैक्टली वो स्क्वायर वेव बनेगा या नहीं बनेगा, सभी पोजीशन पे मैंने आपको फ्रीक्वेंसी निकालना बताया। ठीक है, फिर मैंने एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लिया और इसमें भी हमने फ्रीक्वेंसी निकालना देखा, और फिर मैंने आपको एक सर्किट दी और पूछा ये क्या है। तो सबसे पहले अप या डाउन आप चेक करेंगे, और अप या डाउन चेक करके आप फाइंड आउट करेंगे कितने मॉडर्न काउंटर है और कौन कौन सा स्टेट्स आपको मिल रहा है। ऐसे ही पूछा जा सकता है कि कौन कौन से स्टेट्स हमें मिल रहे हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि एसिंक्रोनस में अब हम एक्सपर्ट हो चुके हैं। ठीक है, आप अपना नीचे कमेंट जरूर करिए कि एसिंक्रोनस में क्या आपको ऐसा फील आ रहा है कि नॉट ओनली कंफर्ट, क्या आपको लग रहा है कि नाउ यस वी आर एक्सपर्ट इन एसिंक्रोनस काउंटर्स। मुझे लगता है कि मैंने बहुत आसान बना दिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, आज के इस सेशन को हम एंड करेंगे और नेक्स्ट सेशन से हम स्टार्ट करेंगे सिंक्रोनस काउंटर। क्या स्टार्ट करेंगे? सिंक्रोनस काउंटर। और सिंक्रोनस काउंटर पे हम बहुत सारी नई नई चीजें सीखेंगे। ठीक है, अब हमें सिंक्रोनस पढ़ने की जरूरत क्यों हुई? किसी के मन पे क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमें सिंक्रोनस पढ़ने की जरूरत क्यों हुई, इसमें प्रॉब्लम क्या है, इस एसिंक्रोनस में प्रॉब्लम क्या है। तो अगर किसी के मन पे ये ऐसा कोई डाउट आ रहा है कि सर ये एसिंक्रोनस में हमें प्रॉब्लम क्या है, इस एसिंक्रोनस में प्रॉब्लम क्या है, तो आप देखेंगे कि जैसे ही आपने क्लॉक दी, इसका आउटपुट यहाँ गया, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है। ठीक है, सो अगर मैं बात करूं यहां से आउटपुट एटलीस्ट इस लास्ट तक ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा। ठीक है, तो चलिए अगर हम बात करते हैं लास्ट डायग्राम पे देखते हैं। ठीक है ना, सो अगर हम बात करते हैं यहाँ प्रॉब्लम क्या थी, एसिंक्रोनस डिजाइन में प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो एसिंक्रोनस यहाँ पे इस एसिंक्रोनस में आपको प्रॉब्लम क्या है, तो देखते हैं। सो यहाँ जो फाइनल आउटपुट आपको पहला सबसे एमएसबी फ्लिप फ्लॉप में जो आउटपुट मिलता है वो एटलीस्ट कितने फ्लिप फ्लॉप से ट्रेवल होके पहुंच रहा है। तो हम क्या ऐसा बोल सकते हैं, यहाँ से आउटपुट यहाँ गया, ये क्लॉक बन के यहाँ गया, फिर ये क्लॉक बन के आउटपुट यहाँ मिला, ये क्लॉक बन के आउटपुट यहाँ मिला। सो अगर इस फोर पे मैं बात करूं, सो जो हमें पहला फाइनल आउटपुट मिलता है, पहला फाइनल आउटपुट मिलता है वो हमें फर्स्ट फाइनल आउटपुट कब मिलता है। अगर वो हमें फर्स्ट फाइनल आउटपुट कब मिलता है, तो अगर मैं बोलूं हमें आउटपुट एट Q3, आउटपुट एट Q3 ये आपको कब मिलता है। सो वो अगर इसका कोई प्रोपोगेशन डिले है, इसका कोई प्रोपोगेशन डिले है, इसका कोई प्रोपोगेशन डिले और इसका कोई प्रोपोगेशन डिले, तो यहाँ पे अगर 4 फ्लिप फ्लॉप है, सो 4 फ्लिप फ्लॉप, 4 मल्टीप्लाई प्रोपोगेशन डिले ऑफ 1 फ्लिप फ्लॉप, 1 फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ चारों का प्रोपोगेशन डिले सेम है। सो एटलीस्ट आपके 4 टाइम्स आप प्रोपोगेशन डिले ऑफ 1 फ्लिप फ्लॉप के बाद पहला आउटपुट मिलेगा। अब इससे प्रॉब्लम क्या होने वाली है? ठीक है, और लेट में मिल रहा है, स्टार्ट तो हो चुका है ना। इससे प्रॉब्लम ये होने वाली है कि अगर फॉर एग्जांपल ये जो आउटपुट है Q3, अगर हम मान के चलते हैं इस Q3 को अगर आपको वापस यहाँ पे यूज करना था, फॉर एग्जांपल अगर एक फीडबैक के फॉर्म पे लगाते तो क्या होता, इस Q3 का आपको फिर से कहीं पे यूज करना है, तो एटलीस्ट जब आपने पहली क्लॉक दी, अगर आपने पहली क्लॉक दी और ये आउटपुट पहला आउटपुट आपको मिलेगा और वो वापस फीडबैक बन के कहीं जाएगा,
तो सेकेंड क्लॉक से पहले वो आउटपुट आ जाना चाहिए। तो जब आप यहाँ पे पहली क्लॉक देंगे, मैं यहाँ पे पहली क्लॉक दिया, ये फर्स्ट क्लॉक, ठीक है। चलिए मैं इसे पॉजिटिव एज ट्रिगर मान लेता हूँ अभी। अगर हम इसे पॉजिटिव एज ट्रिगर मान लेते हैं, ठीक है, ओके। अभी तक हमने देखा यहाँ पे कि अगर हम ये आउटपुट को किसी भी इनपुट या कहीं और यूटिलाइज अगर करते हैं, तो कहीं और अगर यूटिलाइज करते हैं, सो आप देखेंगे, सो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि सपोज अगर हम 1 क्लॉक देते हैं कहीं पे, 1 क्लॉक, हमने इसे पॉजिटिव एज ट्रिगर एज्यूम कर लिया था ना। सो अगर हम यहाँ फिर से हमारी जो सेकेंड क्लॉक आएगी लाइक दिस, सो ये दोनों क्लॉक के बीच का जो डिफरेंस होगा, हम इसे क्या टी क्लॉक बोल सकते हैं? यस, दो क्लॉक के बीच का डिफरेंस क्या होता है? टाइम पीरियड, दैट इज ए टी क्लॉक। यस, सो अगर हमने पहली क्लॉक दी, देखेंगे, सो जैसे पहली क्लॉक देंगे आउटपुट इसके बाद मिलेगा, डिले के बाद, डिले के बाद, डिले के बाद, डिले के बाद, ये आपको आउटपुट मिला। और ये आउटपुट आपको फिर से अगर कहीं यूटिलाइज करना है, इसका मतलब वो जो आउटपुट है आपका, वो सेकेंड क्लॉक से पहले आना चाहिए। क्लियर है इतना? सो अगर हम पहली क्लॉक देते हैं और जब सेकेंड क्लॉक देंगे, उस सेकेंड क्लॉक से पहले ये आउटपुट आपका आ जाना चाहिए। क्लियर है? सो हम क्या कह सकते हैं, जो ये दो क्लॉक के बीच का डिफरेंस है टी क्लॉक, ये हमारा टी क्लॉक का क्या होना चाहिए? ये जितना टोटल डिले है, जितना टोटल डिले है, इस टोटल डिले से ज्यादा या उसके एटलीस्ट बराबर होना चाहिए। सो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, क्या हम यहाँ एक फार्मूला बना सकते हैं? ऑलरेडी मैंने देखिए यहाँ पे लिखा है। चलिए अब हम यहाँ पे एक फार्मूला बनाते हैं और आपको बहुत अच्छे से अब समझ में आ जाएगा कि हमारा मिनिमम टाइम पीरियड ऑफ द टी क्लॉक कितना होना चाहिए। सो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ, दो क्लॉक के बीच का टाइम पीरियड टी क्लॉक शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू। सो ये जो टी क्लॉक के टाइम है, ये इसका डिले, दिस डिले, दिस डिले, दिस डिले, सभी प्रोपोगेशन डिले से एटलीस्ट या तो इक्वल या तो ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमने पहली क्लॉक दी एंड यू आर गेटिंग दिस आउटपुट, और ये आउटपुट को मुझे सेकेंड क्लॉक से पहले फिर से यूटिलाइज करना है, क्योंकि ये आपका इसका इनपुट बन के वापस आ चुका है। इसका आउटपुट हम बोलते हैं, अगर वो इसका इनपुट बन के आ चुका है, इसका मतलब जब मैं सेकेंड क्लॉक दूं उस समय ये इनपुट अवेलेबल होना चाहिए। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब आप फर्स्ट क्लॉक दे रहे हैं और उसके बाद जब सेकेंड क्लॉक देंगे, उस सेकेंड क्लॉक से पहले आपको लास्ट आउटपुट चाहिए। क्लियर है? सो ये दोनों क्लॉक के बीच का जो डिफरेंस है, दिस इज कॉल्ड टी क्लॉक। सो टी क्लॉक को आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं, दिस टी क्लॉक शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू, हमारा ये टी क्लॉक ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या हो सकता है, प्रोपोगेशन डिले ऑफ ऑल द फ्लिप फ्लॉप, ऑफ ऑल द फ्लिप फ्लॉप। बोलिए क्या लिख सकते हैं? यस, एंड प्रोपोगेशन डिले ऑफ ऑल द फ्लिप फ्लॉप को क्या हम ये भी लिख सकते हैं, एन इंटू, एन इज द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, टोटल जितने फ्लिप फ्लॉप है मल्टीप्लाई प्रोपोगेशन डिले ऑफ वन फ्लिप फ्लॉप, प्रोपोगेशन डिले ऑफ एनी वन फ्लिप फ्लॉप, एनी वन फ्लिप फ्लॉप। हम मान के चलते हैं सभी फ्लिप फ्लॉप का प्रोपोगेशन डिले इन जनरल सेम ही होता है। सो सभी फ्लिप फ्लॉप का प्रोपोगेशन डिले सेम है, इसका प्रोपोगेशन डिले सेम है, इसका प्रोपोगेशन डिले सेम है, इसका प्रोपोगेशन डिले सेम है, और इसका प्रोपोगेशन डिले सेम है। क्लियर है? सो यहाँ पे टोटल कितने फ्लिप फ्लॉप है? 4। तो जस्ट मैंने यहाँ पे इन जनरल फॉर्मूला लिख दिया n। तो n यहाँ पे क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। क्लियर है? सो ये याद रखेंगे कि दो क्लॉक के बीच का डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दो क्लॉक के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए किसी भी एसिंक्रोनस काउंटर में, और आगे हम यही बात करेंगे किसी भी सिंक्रोनस काउंटर में। सो एसिंक्रोनस, अभी हम बात करें एसिंक्रोनस काउंटर की। सो एसिंक्रोनस किसी भी काउंटर और यू कैन से एसिंक्रोनस सर्किट्स में टी क्लॉक आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए प्रोपोगेशन डिले ऑफ ऑल द, जितना भी वहां पे फ्लिप फ्लॉप्स लगे हुए हैं। सो यहाँ अगर आप बात करते हैं कि टी क्लॉक मैक्सिमम कितना हो जाएगा, सो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, सॉरी नॉट मैक्सिमम, मिनिमम हम कितना ले सकते हैं, तो टी क्लॉक आप मिनिमम कितना ले सकते हैं। सो मिनिमम क्या हम इक्वल टू लिख सकते हैं, टी क्लॉक इससे ज्यादा होगा बट मिनिमम कितना होगा, प्रोपोगेशन डिले ऑफ ऑल द फ्लिप फ्लॉप, ऑफ ऑल द फ्लिप फ्लॉप, प्रोपोगेशन डिले ऑफ ऑल द फ्लिप फ्लॉप, ऐसा कुछ होगा। नाउ सो टी क्लॉक अगर आपको मिनिमम पता है, सो हम क्या यहाँ फ्रीक्वेंसी की बात कर सकते हैं। यस, सो एफ क्लॉक मैक्सिमम
और कैन आई राइट, अभी हम एफ क्लॉक की चलिए बात करते हैं। एफ क्लॉक आपका क्या हो जाएगा अगर हम यहाँ से निकालते हैं, तो एफ क्लॉक कैन बी लेस देन आर इक्वल टू टी क्लॉक ग्रेटर देन आर इक्वल टू है। अगर हम इसे शिफ्ट करेंगे तो 1/t क्लॉक, और 1/t क्लॉक क्या हो जाएगा एफ क्लॉक, और ये लेस देन के साइड रहेगा, तो एफ क्लॉक इज लेस देन आर इक्वल टू 1 ये इधर शिफ्ट होगा तो 1 प्रोपगेशन डिले ऑफ 1 प्रोपगेशन डिले ऑफ ऑल द फ्लिप फ्लॉप, ऑल द फ्लिप फ्लॉप। कैन आई राइट, लिख सकते हैं हम ऐसा। सो यहां से आप बोल सकते हैं एफ क्लॉक मैक्सिमम आपको कितना मिलेगा। सो एफ क्लॉक मैक्सिमम हमें कितना मिल जाएगा 1 प्रोपगेशन डिले ऑफ ऑल द फ्लिप फ्लॉप, या फिर मैं इसे लिख सकता हूँ 1/n इंटू प्रोपगेशन डिले ऑफ एनी फ्लिप फ्लॉप, एनी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, एनी का मतलब एनी वन, ये फार्मूला हमारे दिमाग में होना चाहिए। तो क्या मैं ऐसा यहां लिख सकता हूं एफ क्लॉक मैक्सिमम is inversely proportional to 1/n, and what is the n here? N is the number of flip flop, n is equal to number of flip flop. This is very important formula, this is very important formula. So क्या आपको इस एसिंक्रोनस काउंटर में कुछ ड्रॉबैक या कुछ प्रॉब्लम हमें फेस हो रही है? यस, हमें फेस हो रही है। क्या फेस हो रही है? तो अगर कभी हमसे कोई पूछता है कि मैक्सिमम frequency that can be provided to asynchronous counter, तो क्या हो जाएगा? तो ये आप याद रखेंगे, किसी भी एसिंक्रोनस काउंटर को मैं मैक्सिमम कितनी फ्रीक्वेंसी दे सकता हूं, मैक्सिमम। सो आप मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी कितनी दे सकते हैं वो कौन डिसाइड करेगा? वहाँ कितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप हैं और एक फ्लिप फ्लॉप का प्रोपगेशन डिले कितना है? प्रोपगेशन डिले ऑफ 1 फ्लिप फ्लॉप। तो देखिए मैं बार बार अलग अलग टर्म्स में लिख रहा हूँ, कभी एनी फ्लिप फ्लॉप, कभी 1 फ्लिप फ्लॉप, कभी एनी वन, सो दैट आप कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, कोई भी एक फ्लिप फ्लॉप का, बट सभी फ्लिप फ्लॉप का प्रोपगेशन डिले सेम होना चाहिए, अदरवाइज प्रोपगेशन डिले ऑफ ऑल द फ्लिप फ्लॉप। क्लियर है? सो ये आप याद रखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, this is very important, this is very important। क्लियर है? सो यहां से हमें एक ड्रॉबैक क्या मिल गया कि एसिंक्रोनस काउंटर को, अगर हम एसिंक्रोनस काउंटर में नंबर ऑफ बीट इंक्रीज करते हैं, हियर अगर हम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप बीट्स, मतलब जितने बीट्स होंगे उतने फ्लिप फ्लॉप्स होंगे, तो अगर हम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप इंक्रीज करते हैं तो आप उसमें ज्यादा फ्रीक्वेंसी अप्लाई नहीं कर सकते। सो जैसे जैसे आप नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप इंक्रीज करेंगे, आपको फ्रीक्वेंसी, अप्लाई फ्रीक्वेंसी मींस क्लॉक फ्रीक्वेंसी को कम करना पड़ेगा। मतलब एसिंक्रोनस काउंटर आपका क्या होता है? स्लो होता है। तो यहाँ ड्रॉबैक मिल गया आपको। क्या ड्रॉबैक मिल गया? एसिंक्रोनस दिस काइंड ऑफ डिजाइन। सो यहाँ आपको डिसएडवांटेज मिल गया, डिसएडवांटेज ऑफ एसिंक्रोनस काउंटर। आप पूरा लिख सकते हैं, डिसएडवांटेज ऑफ ए सिंक्रोनस काउंटर। सो ए सिंक्रोनस काउंटर का डिसएडवांटेज क्या है? जैसे जैसे नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप बढ़ेगा स्लो होते जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे स्लो, क्या लिख सकते हैं? स्लो। ठीक है, और यहाँ ये भी लिख सकते हैं एफ क्लॉक मैक्सिमम किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, क्लियर है? और क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे डेफिनेटली सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जाएगी, बिग सर्किट बनाते जाएंगे, तो वो और स्लो होते जाएगी। ऐसा नहीं कि आप सभी सर्किट में सेम क्लॉक फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर सकते, नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि अगर हमने 3 बिट काउंटर बनाया और मैंने उसे 1 मेगाहर्ट्ज दिया और आपने 4 बिट बनाया, आप उसे भी 1 मेगा दे सकते हैं। आप नहीं 1 मेगा दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 1 मेगा पे वो ऑपरेट ही नहीं कर पाएगा। तो आपको उसे मजबूरी पे 1 मेगा से कम फ्रीक्वेंसी देना पड़ेगा। सर्किट भी बड़ी हो गई और आप फ्रीक्वेंसी और कम कर रहे हैं, जबकि जैसे जैसे सर्किट बड़ी होते जाएगी हमें अपनी फ्रीक्वेंसी उल्टा बढ़ानी चाहिए।
और यहाँ हमें उल्टा मिल रहा है, जैसे जैसे नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप इंक्रीज होगा आपको अपनी अप्लाई फ्रीक्वेंसी को मजबूरी पे कम करना पड़ रहा है। इसीलिए रियल लाइफ में हम एसिंक्रोनस काउंटर को यूज नहीं करते। इसीलिए हम रियल लाइफ में बहुत रेयर केस में 2 बिट 3 बिट मैक्सिमम 2 बिट और 3 बिट तक हम बात कर सकते हैं एसिंक्रोनस की। बट जैसे जैसे नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप बढ़ेगा हम कभी भी 4 और 4 से ज़्यादा बिट के लिए एसिंक्रोनस काउंटर रियल लाइफ में यूज़ नहीं करते। दिस इज द रीज़न। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस? तो इसका सॉल्यूशन क्या है? व्हाट इज द सॉल्यूशन? तो इसका सॉल्यूशन हमें आगे मिलने वाला है। कहाँ मिलने वाला है? इन सिंक्रोनस काउंटर। तो ये सॉल्यूशन हमें मिलेगा इन सिंक्रोनस काउंटर। इसीलिए हमने पहले एसिंक्रोनस पढ़ा, एसिंक्रोनस का ड्रॉबैक देखा। एसिंक्रोनस काउंटर बहुत ज़्यादा स्लो होता है। स्लो होने का रीज़न, एसिंक्रोनस डिज़ाइन पे हम बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अप्लाई नहीं कर सकते ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ एसिंक्रोनस काउंटर। तो एसिंक्रोनस काउंटर में हम ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? काम ही नहीं करेगा। ठीक है, कैसे काम नहीं करेगा? आई विल अगेन एक्सप्लेन वन मोर टाइम। ठीक है, सो इन सिंक्रोनस काउंटर, ये हम लिख सकते हैं। चलिए, इन सिंक्रोनस काउंटर। ठीक है, अब मैंने बोला कि अगर आप ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अप्लाई करेंगे तो वो काम ही नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा? चलिए देखते हैं। अब आपने यहाँ पे बात की थी, आपने यहाँ पे बात की थी कि हमें आउटपुट की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे ही पहली क्लॉक दिया ये आउटपुट आपको मिला और वो आउटपुट आपको सेकेंड क्लॉक से पहले रिक्वायर्ड है। अब मान के चलते हैं ये आउटपुट नहीं आया और आपने सेकेंड क्लॉक दे दिया, तो आपको जैसा आउटपुट चाहिए था ये जब तक यहाँ आता जब तक आपने सेकेंड क्लॉक दे दी। इसका मतलब यही हुआ कि जब तक एक पैसेंजर स्टेशन पहुंचा ट्रेन छूट गई। तो नुकसान किसका? वो पैसेंजर वहाँ पे ट्रेवल नहीं कर पाया। अब अगर वो पैसेंजर, या समझ लेते हैं कोई पार्सल है, जो पार्सल को उस पे ट्रेवल करके जाना था, अब वो पार्सल उस ट्रेन के साथ नहीं गया। तो ऐसा तो नहीं कि ट्रेन नहीं जा रही, ट्रेन तो चल रही है, काउंट तो मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, लेकिन मुझे जो काउंट चाहिए था वो नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं चाहता था यहाँ जो मिला है वो यूटिलाइज हो और उसके अकॉर्डिंग वो प्रोसेस करे। सो अब आपको वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको ये टाइम को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे जैसे आप ये टाइम को बढ़ाएंगे, इस गैप को बढ़ाएंगे, आपकी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी कम होते जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज 1/टाइम पीरियड। ठीक है, तो एसिंक्रोनस की प्रॉब्लम क्या है? जैसे जैसे नंबर ऑफ बीट बढ़ते जाएगा आपकी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी क्या होते जाएगी? कम होते जाएगी। ये इस डिजाइन में प्रॉब्लम है, तो इस डिजाइन का सॉल्यूशन क्या है? सिंक्रोनस काउंटर। इसीलिए रियल लाइफ में हम क्या यूज करते हैं? सिंक्रोनस काउंटर। तो सिंक्रोनस काउंटर में अगेन आई विल टेल कि सिंक्रोनस काउंटर में आपका मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप पे डिपेंड नहीं करता है। जितने भी आप वहाँ पे लगाएंगे 10, 20, 30, 40 नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप पे वहाँ पे डिपेंड नहीं करता है। तो अगर आपसे अभी कोई पूछता है कि, तो ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि कि ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n है, बट वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, वो डिपेंड ही नहीं करता है नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप पे। क्लियर दिस थिंग? सो आई होप कि बहुत अच्छे से आपको ये टॉपिक अब क्लियर हो चुका होगा, एसिंक्रोनस काउंटर। और मुझे लगता है कि हम एसिंक्रोनस में एक्सपर्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए फिर इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। ओके, और फिर नेक्स्ट सेशन से हम स्टार्ट करेंगे सिंक्रोनस काउंटर, और सिंक्रोनस काउंटर में डेफिनेटली आपको और भी मजा आएगा। ठीक है, क्योंकि आपको एसिंक्रोनस की पूरी पिक्चर क्लियर है। एसिंक्रोनस में आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, डिजाइन कैसे करना है, अप और डाउन कैसे करना है, आपको मॉड एन कैसे बनाना है, मॉड एन डाउन पे कैसे बनाना है, मॉड एन अप में कैसे बनाना है, एक रैंडम काउंटर अगर एक पॉजिटिव एज ट्रिगर नेगेटिव एज ट्रिगर को मैं मिक्स कर दूं तो हमें उसे कैसे हैंडल करना है। आई होप कि नाउ यू आर एक्सपर्ट इन ऑल दिस। क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ सिंक्रोनस काउंटर। जब तक आप ऐसे ही सीखते रहिए, एंजॉय करते रहिए और मेहनत करते रहिए, एक टाइम पे आपको काउंटर बहुत ज्यादा आसान लगेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।